22 मार्च 1959 को ऑक्सफोर्ड के स्नातक ऑस्कर नेल मॉस और अन्य केव एंथुसियास्ट्स के साथ पीक कैवर्न डार्बिशायर केव में गए, यह प्रयास करते हुए कि जहां हजारों लोग पहले ही पहुंचे थे उससे आगे जा सकें। मॉस ने एंट्रेंस केव से 1000 फीट की दूरी पर एक अनदेखे गड्ढे में उतरकर खुद को फंसा लिया और धीरे धीरे कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा विषाक्त हो गए। उनके बचावकर्ता उन्हें बचाने के लिए समय के खिलाफ दौड़ लगाएंगे, अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बचाने की कोशिश करेंगे। यह नेल मॉस इंसिडेंट की दुखद कहानी है। जब कई लोग कासल्टन विलेज के उत्तर में स्थित डार्बिशायर पीक के आसपास की पहाड़ियों पर हवा भरे रास्तों पर टहलने का आनंद लेते थे, मॉस को पहाड़ियों के नीचे स्थित गुफाओं की खोज करने का शौक था, जिन्हें सामान्यतः पीक कैवर्न के नाम से जाना जाता है। और भला कौन उन्हें दोष दे सकता था। वहाँ नीचे अद्भुत और मनमोहक नजारा था। ये गुफाएं इंसान द्वारा नहीं बनाई गई थीं, वे पूरी तरह प्राकृतिक थीं। उनकी संरचनाएं और नेटवर्क आपको खोज की उम्मीद के साथ बुलाते थे। ऐसे गुफाएं किसी भी खोजी व्यक्ति के लिए इतनी आसानी से छोड़ने योग्य नहीं थीं, और निश्चित रूप से नेल मॉस के लिए नहीं, जो बेल कॉलेज ऑक्सफोर्ड के एक दर्शन शास्त्र के स्नातक थे, खेलों से प्रेम करते थे और ब्रिटिश स्पेलियोलॉजिकल एसोसिएशन का हिस्सा थे। उन्होंने इन गुफाओं में पहले भी कुछ अन्वेषण किए थे, लेकिन 2 सप्ताह पहले कुछ अन्वेषकों ने 1000 फीट गहरी एक अनदेखी कक्ष में एक विशेष रूप से दिलचस्प शाफ्ट पाया था। जब मॉस ने यह सुना तो उन्होंने उत्साहित होकर घोषणा की कि वे उस कक्ष का अन्वेषण करना चाहेंगे। लेकिन वे अकेले नहीं थे। 7 अन्य अन्वेषक, जिनमें 4 वही गुफाएं खोजने वाले भी शामिल थे जिन्होंने शाफ्ट की खोज की थी, भी साथ थे। इसलिए रविवार 22 मार्च 1959 को वे सभी फिर से पीक कैवर्न की ओर चल दिए। हमेशा की तरह वे रस्सियां, लैंप, हेलमेट और अन्य आवश्यक गुफाओं की सामग्री से लैस थे। माहौल में अपेक्षित उत्तेजना का संचार था, इसलिए उनके शब्द और हंसी जोर से गूंज रही थी जब वे खोजे गए शाफ्ट की ओर बढ़े। लेकिन उनके उच्च आत्माओं के बावजूद गुफा प्रणाली के नीचे का चढ़ाई का अनुभव पूरी तरह से आरामदायक नहीं था। गुफा कई तंग और मुड़ी हुई गलियों और बड़े कक्षों से बनी थी। किसी बिंदु पर उन्हें कीचड़ भरी सुरंगों के माध्यम से रेंगना और नीचे जाना पड़ा, जबकि कभी कभी खुरदुरी किनारी चट्टानों पर अपनी त्वचा को खरोंचते हुए। इसके बावजूद गुफा के प्रवेश द्वार से 1000 फीट नीचे वे आखिरकार उस कक्ष का सामना कर ही गए। यह विशाल और सुंदर था, चारों ओर कैल्साइट संरचनाओं के साथ। जबकि मॉस और उनके साथी उस दृश्य पर आश्चर्यचकित हो रहे थे, वे इतने सारे रेंगने के बाद अपने पैरों को फैलाने में राहत महसूस कर रहे थे। उन्हें इस खिंचाव की आवश्यकता थी क्योंकि अगले कार्य में शाफ्ट का सामना करना था, जिसे पहले अन्वेषकों ने 40 फीट गहरा अनुमान लगाया था। लेकिन जब वे यहाँ 2 सप्ताह पहले थे तो वे नहीं जा सके थे। मॉस पतला और लंबा था और उन्हें पता था कि शाफ्ट उनके लिए नेविगेट करने में बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होगी। इसके अलावा अगर वे इसे नीचे जा सकते थे तो वे शाफ्ट में सबसे पहले जाने वाले व्यक्ति बनकर इतिहास बना सकते थे। उल्लेख नहीं करने के लिए दूसरी ओर उनकी प्रतीक्षा कर रही खोज। नेल मॉस की लंबाई थोड़ी अधिक थी। मैं उस समय 6'2" था और निश्चित रूप से उनके सीने की चौड़ाई अधिक थी। वास्तव में उन्हें गुफा के विशेषज्ञ की तरह डिजाइन नहीं किया गया था, लेकिन वे बहुत उत्साही थे। लेकिन सुरक्षित रहने के लिए उनके साथियों ने उन्हें 75 फीट की सीढ़ी दी। यदि उनका अनुमान गलत हो, उन्होंने मॉस को शाफ्ट के बीच के बारे में भी सतर्क किया, जो कॉर्कस्क्रू की तरह मुड़ा हुआ था। मॉस ने सिर हिलाकर और अंगूठा दिखाकर सहमति जताई। उन्होंने लगभग 3:30 बजे अपनी उतराई शुरू की, पहले सीढ़ी को नीचे धकेलते हुए, फिर खुद को प्रत्येक बार नीचे करते हुए। 12 फीट की दूरी पर उन्हें अपनी पहली चुनौती का सामना करना पड़ा, कॉर्कस्क्रू ट्विस्ट। उन्होंने खुद को एक 10 फीट लंबे क्षैतिज मार्ग में धकेलने में सफलता पाई। फिर वे इस मार्ग से रेंगते हुए, सीढ़ी को सामने धकेलते हुए, एक 18 फीट गहरे ऊर्ध्वाधर मार्ग का सामना करने आए। अब तक कोई भी यहाँ तक नहीं पहुँचा था। उत्साहित मॉस सुरंग में नीचे गिर गए, लेकिन दुर्भाग्य से वहाँ एक चट्टान से रास्ता अवरुद्ध था। उन्होंने सोचा कि वे चट्टान को हटाने में सक्षम होंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे धक्का देने की कोशिश की, सीढ़ी उनके नीचे फंस गई। उन्होंने सीढ़ी को निकालने का प्रयास किया, लेकिन यह वही रही। हांफते हुए और थकान के करीब आते हुए उन्होंने आराम किया और इसे फिर से आजमाने का प्रयास किया, लेकिन परिणाम वही रहा। निराश होकर उन्होंने शाफ्ट में ऊपर जाने का फैसला किया, लेकिन यहाँ उनकी पूरी अन्वेषण यात्रा की सबसे बड़ी समस्या शुरू हुई, बल्कि उनके पूरे जीवन की। आप देखिए, क्योंकि सीढ़ी फंस गई थी, इसका मतलब था कि अगर उन्हें शाफ्ट में ऊपर जाना था तो उन्हें इस छोटे से स्थान को सीढ़ी के साथ साझा करना होगा।
इसका मतलब था कि वे अपने पैर नहीं उठा सकते थे, बल्कि उन्हें सीढ़ी को छोड़कर ऊपर रेंगना होगा, जो कि लगभग असंभव कार्य था। पहले सीढ़ी आगे जाती थी और उसके बाद वे उसे पीछे छोड़ते थे, लेकिन अब यह विकल्प तालिका पर नहीं था। इस प्रकार यह महसूस करते हुए कि वे किस प्रकार की समस्या में थे, मॉस ने घबराने की कोशिश नहीं की और समझदारी से अपने शरीर को मोड़कर जगह बनाने की कोशिश की। दुर्भाग्य से वह ऊपर चढ़ने से पहले ही 18 इंच चौड़ी जगह में फंस गए, जो चट्टान और सीढ़ी के बीच में था। वह ऊपर या नीचे नहीं जा सकते थे और शाफ्ट में प्रवेश करने वाली हवा उनके शरीर से अवरुद्ध हो गई। उन्हें तुरंत बाहर निकालना होगा, इससे पहले कि उनका ऑक्सीजन खत्म हो जाए। हालांकि मॉस ने घबराया नहीं, यह जानते हुए कि उनके साथियों को बस उन्हें और सीढ़ी को ऊपर उठाना था। कुछ चोटें आएंगी, लेकिन वे ठीक हो जाएंगे। इसलिए उन्होंने चिल्लाकर कहा कि वे सीढ़ी को ऊपर खींच ले, जबकि वह उसे पकड़ कर रखे। पहले तो वे इसे कुछ इंच ऊपर उठाने में सक्षम थे, लेकिन फिर सीढ़ी अटक गई। मॉस ने घबराया और फिर चिल्लाया, मैं फंस गया हूँ। जब उनके साथियों ने नहीं सुना तो उन्होंने फिर से चिल्लाया, मैं कह रहा हूँ मैं फंस गया हूँ, मैं 1 इंच भी नहीं हिल सकता। उनका अगला प्रयास रोप का उपयोग करके उन्हें शाफ्ट के ऊपर खींचने का था। इसलिए उन्होंने एक रस्सी नीचे फेंकी ताकि मॉस उसे पकड़ सके और अपने शरीर के चारों ओर बांध सके। लेकिन हर बार जब उन्होंने खींचने की कोशिश की तो मॉस के हाथ रस्सी से फिसल गए। उन्होंने रस्सी को अपने शरीर के चारों ओर बांधा, लेकिन उनकी सीमित हरकतों के बावजूद हर बार रस्सी टूट गई। हालात को और बिगाड़ते हुए हवा कार्बन डाइऑक्साइड से प्रदूषित हो रही थी, क्योंकि मॉस का शरीर हवा के मार्ग को अवरुद्ध कर रहा था। इसके अतिरिक्त मॉस को कम से कम हवा मिल रही थी, जिससे वे विक्षिप्त हो रहे थे। इसके अलावा वे हिल भी नहीं सकते थे। इस विक्षिप्तता के कारण वे असंगत बातें करने लगे और अपनी स्थिति के प्रति लापरवाह दिखने लगे। उन्होंने अपने साथियों को यहाँ तक सुझाव दिया कि वे खुद के लिए खाने का सामान लेने चले जाएं, लेकिन उनके साथियों को पता था कि वे मुसीबत में हैं, इसलिए वे तेजी से मदद के लिए भागे। स्थिति अब एक उलझन बन गई थी, जिसमें पेशेवर हस्तक्षेप की आवश्यकता थी। कई लोगों को सचेत किया गया, जिनमें उनके पिता एरिक मॉस भी शामिल थे। यहाँ तक कि बीबीसी ने भी इस मुद्दे को पकड़ लिया और रेडियो के माध्यम से मदद के लिए अपील की। इसके जवाब में रॉयल एयरफोर्स, रॉयल नेवी, नेशनल सी बोर्ड, पुलिस और कुछ गुफा समूह कुछ ही घंटों में पीक कैवन पहुंच गए। विभिन्न समूहों ने मिलकर बचाव दल बनाया और पहला काम पतले वॉलंटियर से मॉस तक पहुंचने का प्रयास करना था। लेकिन उनके प्रयास में 3 लोग बेहोश हो गए और उन्हें शाफ्ट से खींचकर बाहर निकालना पड़ा। सौभाग्य से रोन पेटर्स मॉस तक पहुंचने में सफल रहे और उनके सीने के चारों ओर रस्सी बांधी। लेकिन जैसे ही उन्होंने रस्सी खींची, मॉस के लिए सांस लेना और भी कठिन हो गया। मॉस पहले से ही हवा की कमी महसूस कर रहे थे और उन्हें जीवित रखने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, जबकि वे आगे के बचाव का प्रयास कर रहे थे। इसलिए रात 12:30 बजे कई ऑक्सीजन टैंक्स घटनास्थल पर पहुंच गए और जल्दी से कक्ष में ले जाए गए। इन टैंकों के आगमन के साथ उम्मीदें फिर से जाग उठीं और कुछ ही समय में अधिक लोग मॉस को मुक्त करने के लिए शाफ्ट में प्रवेश करने के लिए स्वयं सेवा करने लगे। कमजोर और थके हुए मॉस को थोड़ी राहत मिली जब उन्हें रॉयल एयरफोर्स डॉक्टर द्वारा भेजी गई ट्यूब के माध्यम से ऑक्सीजन मिली। लेकिन जैसे जैसे अधिक से अधिक वॉलंटियर्स उन तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें जल्दी से वापस ऊपर खींच लिया गया, क्योंकि प्रदूषित हवा उन्हें ठीक से ध्यान केंद्रित या सांस लेने की अनुमति नहीं दे रही थी। यह एक चमत्कार था कि मॉस इस समय तक जीवित थे। कई अन्य बचाव प्रयास अगले सुबह तक जारी रहे, लेकिन कोई भी मॉस को मुक्त नहीं कर पाया। तभी 18 वर्षीय मैनचेस्टर की टाइपिस्ट जून बेली नवजीवन की आशा के साथ पहुंची। वह आकार में छोटी थी और मॉस तक पहुंचने के लिए अधिक उत्सुक थी। युवा बेली मॉस तक पहुंचने में सफल रही, लेकिन दूषित हवा ने उन्हें शाफ्ट से बाहर धकेल दिया। बचाव कार्य जारी रहा, क्योंकि मॉस धीरे धीरे अपने अंतिम सांस ले रहे थे। लगातार कार्बन डाइऑक्साइड विषाक्तता के साथ किसी ने कंप्रेस्ड एयर सिलेंडर्स का उपयोग करके प्रदूषित हवा को बाहर निकालने का विचार सुझाया। यह करते समय शाफ्ट की दीवारों, रस्सी और सीढ़ी को कीचड़ से ढका गया ताकि उन्हें सभी को चिकना किया जा सके, जिससे एक अधिक सहज खींचने का प्रयास किया जा सके। लेकिन यह भी विफल रहा। बचाव दल के कुछ सदस्यों ने शाफ्ट के नीचे खुदाई करने की कोशिश की, लेकिन इसका भी कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकला। फिर स्थिति और भी विनाशकारी हो गई जब भारी बारिश शुरू हो गई। गुफा जल्दी ही पानी से भर गई और बचाव दल को सुरक्षा के लिए कक्षों से बाहर निकलना पड़ा। बारिश रुकने के बाद वे सभी फिर से प्रयास करने के लिए अंदर भागे। तब तक रात काफी बीत चुकी थी।
दुर्भाग्य से शाफ्ट के खुलने पर पहुंचने पर वे मॉस की सांस लेने की आवाज अब नहीं सुन पाए। इसलिए उन्होंने एक RAF डॉक्टर को भेजा ताकि यह पुष्टि की जा सके कि मॉस वास्तव में मर चुके थे। उन्होंने मंगलवार 24 मार्च को लगभग 3 बजे नेल मॉस को मृत घोषित कर दिया। पूरे बचाव प्रयास के दौरान उनके पिता अपने बेटे को देखने का साहस नहीं जुटा पाए और इसके बजाय प्रवेश द्वार पर प्रतीक्षा करते रहे। लेकिन जब उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो वे आंसुओं में फूट पड़े। बाद में बचाव दल ने मॉस के शव को बाहर निकालने का प्रयास जारी रखने का फैसला किया, लेकिन एरिक मॉस ने उनसे मिशन को रोकने के लिए कहा, डरते हुए कि इससे और लोगों की जान को खतरा हो सकता है। उन्होंने अनुरोध किया कि शाफ्ट उनके बेटे का अंतिम विश्राम स्थल बन जाए। इसलिए कुछ लोगों ने ढीली चट्टानों का उपयोग करके उस खुलाव को ढक दिया, जिससे नेल मॉस का शरीर हमेशा के लिए वहां समाहित हो गया। उस कक्ष का नाम बाद में मॉस चेंबर रखा गया और आज भी गुफा अन्वेषक वहां खोजबीन करते हैं। पास में ही एक कंक्रीट पर नेल मॉस का नाम अंकित किया गया। कई साल बाद नेल मॉस की याद में फिल्में, किताबें और लेख बनाए और लिखे गए। यह दुखद कहानी उस 15 वर्षीय लड़के के अनुभव के समान है, जो 26 घंटों तक सिर के बल एक गुफा में फंसा रहा था। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे थम्स अप दें और अधिक शानदार सामग्री के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली बार मिलते हैं।